अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 8th क्लास के साइंस में फूड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का तीसरा सब टॉपिक जिसमें हम एनिमल हस्बेंड्री को टच करने जा रहे हैं। तो इसमें आज डेयरिंग पढ़ना है हमें, पोल्ट्री पढ़ना है हमें, फिशरीज पढ़ना है हमें और एपीकल्चर पढ़ना है हमें। तो पहले हम देखेंगे एनिमल हस्बेंड्री किसको बोलते हैं। प्यारे बच्चों, एनिमल हस्बेंड्री जो है ये एग्रीकल्चर का वो ब्रांच है जो वाबस्ता होता है उन एनिमल्स के साथ जिनका गोश्त, फाइबर, दूध, अंडों या दूसरे फायदों के लिए पाला जाता हो। यानी हम उन एनिमल्स को डिफरेंट पर्पस के लिए पालते हैं। हम उनको गोश्त के लिए पालते हैं, हम उनको फाइबर के लिए पालते हैं, हम उनको दूध के लिए पालते हैं, हम अंडों के लिए पालते हैं, या हम दूसरे अदर पर्पज के लिए भी इनको, यानी हम इनको इनसे काम करवाते हैं, तो इन फायदों के लिए हम इनको पालते हैं। तो ये एनिमल हस्बेंड्री जो है इसमें हम उनकी डे टू डे केयर करते हैं, देखभाल करते हैं, उनकी सिलेक्टिव ब्रीडिंग करते हैं। यानी वही एनिमल्स हम अपने पास रखते हैं जो एनिमल्स हमारे फायदे के लिए होते हैं। इसी तरह जो हमारा लाइव स्टॉक होता है उनकी भी डेवलपमेंट की जाती है, उनकी भी देख रेख इसमें की जाती है। तो अगर हम इसको डिफाइन करेंगे, branch of agriculture concerned with the animals that are raised for meat, fiber, milk, eggs or other products. It includes day-to-day care, selective breeding and the raising of livestock. तो ये था एनिमल हस्बेंड्री के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी। इंसान ने जब से दुनिया में होश संभाले हैं, यानी जब से इंसान दुनिया में आया है तब से इंसान की दोस्ती इन एनिमल्स के साथ हो गई है। तो एनिमल्स को डिफरेंट पर्पस के लिए इस्तेमाल करता है। किसी का दूध इस्तेमाल करता है, किसी की चमड़ी इस्तेमाल करता है, किसी का गोश्त इस्तेमाल करता है, किसी को काम के लिए इस्तेमाल करता है, किसी से अंडे हासिल करता है। तो ये डिफरेंट पर्पस के लिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारा जो है इसको हम कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। तो एनिमल हस्बेंड्री जो है इसमें डिफरेंट सेक्टर्स आते हैं, इसमें डिफरेंट फील्ड्स आते हैं। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है इसमें डेयरिंग। डेयरिंग किसको बोलते हैं? डेयरिंग या दूध की सनत या दूध का कारोबार या दूध का काम होता है। यानी ये भी एक एग्रीकल्चर का सेक्टर है, यानी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है ये। तो इसमें दूध देने वाले जानवरों को दूध के लिए या दूध के दूसरे प्रोडक्ट्स के लिए पाला जाता है। तो किसको हम डिफाइन करेंगे इस डेयरिंग को? एन एस्टेब्लिशमेंट वायर मिल्क एंड क्रीम आर केप्ट एंड बटर एंड चीज आर मेड इज नोन एज डेयरी। द बिजनेस इज कॉल्ड डेयरिंग। इसको हम बोलते हैं डेयरिंग। देखिए, दूध देने वाले जानवर जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। हमारे पास बहुत किस्म के जानवर हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव काउ, वी हैव बफेलो, वी हैव गोट, वी हैव कैमल। तो सबसे ज़्यादा दूध जो होता है, सबसे ज़्यादा क्वांटिटी जो दूध होती है वो देती है भैंस या बफेलो। लेकिन न्यूट्रिशनल वैल्यू जो होता है सबसे ज़्यादा होता है गोट का। यानी माना गया है कि गोट जो है उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू सबसे ज़्यादा है। लेकिन जो बफेलो का मिल्क होता है उसमें ज़्यादा फैट्स होते हैं, वो ज़्यादा फैटी होता है। पूरे इंडिया में, हमारे मुल्क में ज़्यादातर जो मेजॉरिटी है उसमें, मेजॉरिटी एरियाज जो हैं उसमें ज़्यादातर बफेलो का ही दूध इस्तेमाल किया जाता है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास बफेलोज की डिफरेंट वेराइटीज़ हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव मुर्रा, ये पंजाब में पाई जाती है और हरियाणा में पाई जाती है। ये 25 से 30 लीटर दूध देती है। इसी तरह एक और किस्म है सुरती, ये केरला में पाई जाती है, 9 से 10 लीटर दूध देती है। जाफराबादी गुजरात में पाई जाती है, 15 से 20 लीटर दूध देती है। एक और किस्म है नीली, इसको बोलते हैं, पंजाब में पाई जाती है, 7 लीटर दूध देती है। नागपुरी मध्य प्रदेश में पाई जाती है, 6 से 8 लीटर दूध देती है। महसाना जो है ये गुजरात की एक बफेलो की किस्म है, ये 6 से 8 लीटर दूध देती है। तो हमारे जो ये एनिमल्स हैं जो इसमें आते हैं हमारे लाइव स्टॉक कहलाते हैं। हम इस लाइव स्टॉक की हमें देखभाल अच्छी तरह करनी चाहिए, हमें उनकी अच्छी तरह केयर करनी चाहिए, हमें उनकी अच्छी तरह खबरगिरी करनी चाहिए। यानी हम उनसे फ़ायदा लेते हैं तो फ़ायदा लेने के बदले में हमें उनकी अच्छी तरह
देखभाल करनी चाहिए। तो कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनके जरिए से हम उनकी देखभाल करते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव फीडिंग, यानी हमारे पास एक किस्म यानी एक स्टेप है, उसको बोलते हैं हम फीडिंग। फीडिंग कहते हैं जो हम अपने एनिमल्स को घास खिलाते हैं, चोकर खिलाते हैं, ऑयल केक्स खिलाते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ये किसके अंडर आती है? फीडिंग। तो हम ये फीड इनको इसलिए देते हैं ताकि उनकी जो ग्रोथ होती है, उनकी डेवलपमेंट होती है, या जो बाकी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज उनके अंदर होती हैं वो सारी की सारी इसमें हो जाती हैं। इसके अलावा जो दूध देने वाले जानवर होते हैं, दूध देने वाले एनिमल्स होते हैं, वो हमें ज्यादा से ज्यादा दूध देते हैं। इसके बाद आता है हीडिंग। प्रॉपरली इनका केयर करना है। एनिमल्स जो हमारे हैं, जो हमारा लाइव स्टॉक है, उनको प्रॉपरली केयर करना, उनकी प्रॉपरली देखभाल करना, इसको बोलते हैं हीडिंग। तो जो फार्मर्स होते हैं, जो एनिमल्स को पालते हैं, वो डिफरेंट तरीकों से, डिफरेंट स्टेप्स में अपने एनिमल्स की देखभाल करते हैं। नंबर 1, दे प्रोवाइड देम फूड रेगुलरली एंड प्रॉपरली, यानी वो उनको गुज़ा देते हैं रेगुलरली एंड प्रॉपरली। नंबर 2, इरेक्टिंग शेडोज अवे फ्रॉम द ह्यूमन हैबिटेशन, यानी इंसान की बस्तियों से थोड़ा हट के उनके शेडोज बनाए जाते हैं ताकि बीमारियां जो होती हैं वो आपस में वो ट्रांसमिट एनिमल्स से ह्यूमन्स में और ह्यूमन्स से एनिमल्स में ट्रांसमिट होने का खतरा कम रहता है। तीसरा पॉइंट यह है मेंटेनिंग सैनिटरी एंड क्लीनिंग ऑफ शेड रेगुलरली, यानी जो उनके शेड्स होते हैं उनकी सफाई करनी होती है और उनकी जो सैनिटरी कंडीशंस हैं वो बिल्कुल साफ रखनी होती हैं। वाचिंग द एनिमल्स इफ दे आर नॉर्मल एंड हेल्दी, यानी एनिमल्स को अच्छी तरह देखना कि वो नॉर्मल और हेल्दी हैं, यानी जब एनिमल नॉर्मल और हेल्दी होगा तभी वो हमारे लिए फायदेमंद होगा। टेकिंग प्रिकॉशंस अगेंस्ट इन्फेक्शंस एंड डिजीजेस, कभी कभी उनको बीमारियां भी लगती हैं, तो इन बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए एहतियात बरतना जरूरी है। परफॉर्मिंग रेगुलर चेकअप ऑफ एनिमल्स बाय स्पेशलिस्ट्स कॉल्ड वेटरनरी डॉक्टर्स, हमारे पास वेटरनरी के डॉक्टर्स होते हैं जिनसे हमें उन अपने एनिमल्स का रेगुलर चेकअप करवाना जरूरी होता है। एक और पॉइंट है वर्किंग कामली एंड ट्रीटिंग देम जेंटली, यानी जो हमारे एनिमल्स होते हैं उनसे हम काम लेते हैं, लेकिन हमें उनसे जेंटली काम लेना चाहिए और उनसे एहतियात के साथ पेश आना चाहिए। उनको डराना धमकाना अच्छा नहीं है। जितना हम उनको डराए धमकाए, जितना हम उनसे कामली काम न लें, तो वो हमारे लिए नुकसानदेह साबित होते हैं। हमें भी नुकसान हो जाता है और हमें हमारे एनिमल्स का भी नुकसान हो जाता है। तो ये था इसके बारे में, एनिमल्स के बारे में जिनको हम अपने घरों में पालते हैं। इसके बाद आता है हमारा पोल्ट्री। देखिए पोल्ट्री किसको बोलते हैं, पोल्ट्री फार्मिंग किसको बोलते हैं, पोल्ट्री किसको बोलते हैं। हम आमतौर पर घरों में मुर्गे पालते हैं या डिफरेंट बर्ड्स को पालते हैं डिफरेंट पर्पजेस के लिए। फॉर एग्जांपल वी गेट मीट फ्रॉम देम, वी गेट एग्स फ्रॉम देम। तो इन एनिमल्स को किस मकसद के लिए पालते हैं, इसको हम बोलते हैं पोल्ट्री। डोमेस्टिकेशन ऑफ ए ग्रुप ऑफ बर्ड्स सच एज चिकन, geese, turkey and ducks for the purpose of obtaining eggs, meat and feathers is known as poultry। तो इनको पोल्ट्री बोलते हैं। देखिए अंडे देने वाली मुर्गी को ब्रूडी हेन बोलते हैं। ब्रूडी हिन ऐसी मुर्गी है जो अंडे देती है। अंडे देने वाली मुर्गी को ब्रूडी हिन बोलते हैं। हमारे पास मुर्गों के कुछ स्पेशल ब्रीड्स हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव रोड आइलैंड रेड, वी हैव व्हाइट लेगहॉर्न, वी हैव लेक मिनोरका। ये ऐसे मुर्गे हैं जो साल में 230 से 240 एग्स देते हैं। पोल्ट्री बर्ड्स जो होते हैं उनकी देखभाल कैसे की जाती है, उनकी भी देखभाल ऐसे ही की जाती है जैसे हम अपने एनिमल्स की या जैसे हम अपने जो लाइव स्टॉक होता है उनकी देखभाल करते हैं। वी हैव फीडिंग, हम उनकी फीडिंग करते हैं।
फीडिंग, जैसा कि हमें मालूम है, फीडिंग कहते हैं इनको फीड पहुंचाना, इनको फूड देना, इसको बोलते हैं फीडिंग। तो जो हमारे पोल्ट्री बर्ड्स हैं उनको हम ग्रेन्स देते हैं, उनको हम ऑयल केक्स देते हैं, उनको हम ग्रीन फूड्स देते हैं। इसके अलावा वो लाइमस्टोन का भी इस्तेमाल करते हैं, हम उनको लाइमस्टोन भी देते हैं। लाइमस्टोन जो होती है ये एग शेल बनने में बहुत ही मदद देती है। इसके अलावा जो हमारी मुर्गियां होती हैं इनको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, ताकि पानी से उनके अंडे बनने में जल्दी हो जाती है, तो बहुत सारे अंडे देती है। अब देखते हैं शेल्टर, उनका शेल्टर, मुर्गियों के रहने की जगह। मुर्गियों के रहने की जगह शेल्टर जो होती है इसको पेन्स बोलते हैं। उनके शेल्टर्स जो होते हैं, उनके पेन्स जो होते हैं वो कंफर्टेबल होने चाहिए, सेफ होने चाहिए। सर्दी और गर्मी से इन बर्ड्स को बचा के रखनी चाहिए। आमतौर पर ये पेन्स जो होते हैं लकड़ी या मेटल के होते हैं, क्योंकि जो मिट्टी के होते हैं उनमें खतरा रहता है, चूहों का खतरा रहता है, रैट्स का खतरा रहता है और स्नेक्स का खतरा रहता है। इसलिए हम उनके जो पेन्स होते हैं या तो लकड़ी के बनाते हैं या मेटल के बनाते हैं। एक मुर्गी जो होती है वो 6 महीने की उम्र में अंडा देना शुरू कर देती है। आजकल हम उन अंडों को, जो मुर्गी के अंडे होते हैं, उनको इंक्यूबेटर्स की मदद से उनमें से छोटे छोटे जो चूजे होते हैं वो निकाल लेते हैं। प्रिकॉशंस अगेंस्ट डिजीजेस, देख लीजिए जैसे कि हर एक लिविंग थिंग जो होता है वो बीमारियों से मुब्तला हो जाता है, बीमारी में मुब्तला हो जाता है। इसी तरह जो पोल्ट्री के बर्ड्स हैं उनमें भी बहुत सारी बीमारियां लगती हैं। मिसाल के तौर पर फाउल कॉलरा है, चिकन पॉक्स है, इसी तरह रानीखेत है, या इंटर और एक्सटर्नल पैरासाइट्स भी इनको हमला करते हैं। इसलिए इन सभी बीमारियों से बचाने के लिए इनको या तो वैक्सीन किए जाते हैं या इनको एक इन्फेक्शन की दवाई दी जाती है, ताकि हमारे जो बर्ड्स हैं वो सेहतमंद रहें और हमें ज़्यादा से ज़्यादा भरपूर फ़ायदा दें। और हमें चाहिए कि जो हमारे बर्ड्स, बीमार बर्ड्स होते हैं, इनको हम अलग रखेंगे अपने जो हेल्दी बर्ड्स होते हैं, ताकि इन्फेक्शन को ज़्यादा ट्रांसमिट करने का या फैलने का खतरा कम रहता है। डियर स्टूडेंट्स, अब हमें पढ़ना है फिशरीज, पाइसिकल्चर। इसको पाइसिकल्चर भी बोलते हैं। इसको पाइसिकल्चर भी बोलते हैं। तो पाइसिकल्चर की डेफिनेशन हम लिखेंगे, रियरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ फिश ऑन ए लार्ज स्केल, प्रोडक्शन इज नोन एज फिशरीज। यानी जो फिश होती है इसको रियर करना और इसको मैनेज करना लार्ज स्केल पर, इसको बोलते हैं हम फिशरीज। देख लीजिए हिंदुस्तान जो है इसका मेजर पार्ट जो है वो है कोस्टल एरिया, यानी इसका कोस्टल एरिया जो है वो मेजर पोर्शन है। इसके अलावा यहाँ पर बहुत से दरिया, झील, तालाब और नहरें बहती हैं, इसलिए यहाँ के अक्सर लोग जो हैं वो फिशरीज से वाबस्ता हैं। फिश जो है आमतौर पर इंसान बहुत इसको पसंद करता है, इसको खाता है। ये इंसान को प्रोवाइड करता है एनिमल प्रोटीन्स। आजकल हम देखते हैं नेचुरल के अलावा हम फिशेस को पालते भी हैं, इसको कल्चर भी करते हैं, इसको कल्टिवेट भी करते हैं। तो हमारे मुल्क में फिशरी एक फ्लोरिशिंग इंडस्ट्री बन गई है। हम यहाँ से प्रॉन्स, श्रिम्प्स, लॉबस्टर्स और एडिबल ऑयस्टर्स को एक्सपोर्ट करते हैं। ये हमारे मुल्क की एक बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री बनी है, बहुत ही ज़्यादा आबादी इसके साथ अब कनेक्ट हो गई है। तो हमारे मुल्क में या हमारे इस एरिया में अगर हम देखेंगे, ये एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करती है, इसके अलावा ये सोर्स ऑफ फूड भी बन गया है। क्या आपको मालूम है हमारे J&K में भी ये एक फ्लोरिशिंग इंडस्ट्री है। फिशरिंग इंडस्ट्री जो है ये हमारे इस J&K में भी एक फ्लोरिशिंग इंडस्ट्री है। J&K फिशरीज डिपार्टमेंट जो है इसकी देखभाल यहाँ पर करता है। उन्होंने यहाँ पर
बहुत सारे किस्म की मछलियों को इंट्रोड्यूस किया है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव रोहू, वी हैव ब्राउन ट्राउट, वी हैव ग्रास कार्प, वी हैव रेनबो ट्राउट। तो इन सब को यहाँ पर जो जैंड के फिशरीज डिपार्टमेंट है उन्होंने यहाँ पर इनको इंट्रोड्यूस किया है। वलर लेक और डल लेक के अलावा यहाँ के जो दरिया है, चाहे यहाँ के बड़े बड़े दरिया हैं या छोटी छोटी नहरें हैं, तो इन सब के साथ साथ यहाँ के लोग मुंसलिक हैं जो साल भर मछलियों का कारोबार करते हैं। इससे यहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा रोज़गार भी मिलता है और फूड भी प्रोवाइड होता है। इसके अलावा हमारे यहाँ जे&के में बहुत सारे फिश फार्मर्स हैं जो आर्टिफिशियल फिश फार्मर्स हैं। जैसे यहाँ पर हारवन है, इसी तरह अचबल है, लरीबल है, पपचन है, मारबुलाक है, कठवा किश्तवाड़ है, बन्नी और बुद्धल है। तो ये सारी चीज जगहें जो हैं यहाँ पर मछलियाँ पाई जाती हैं हमारे जे&के स्टेट में। देखिए वाटर पोल्यूशन जो है मछलियों के लिए या फिश के लिए बहुत ही नुकसानदेह होता है। इससे मछलियों का कारोबार जो है बुरी तरह से मुतासिर होता है। एक पौंड में ऑक्सीजन की लेवल को रेगुलरली चेक करना पड़ता है ताकि मछलियाँ जो हैं, जो फिशेज हैं, वो सेहतमंद रहें। तो ये था फिशरीज के बारे में। अब एक और छोटा टॉपिक इसमें आएगा, एपीकल्चर। एपीकल्चर किसको बोलते हैं? एपीकल्चर इज द प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग बी हाइव्स एंड रियरिंग हनी बीज टू गेट हनी एंड वैक्स। यानी जो एपीकल्चर है, शहद की मक्खियों को शहद के लिए और वैक्स के लिए पाला जाता है। देखिए जो हनी होता है इससे बहुत सारी मेडिसिन्स बनाई जाती हैं, इसका मेडिसिनल वैल्यू भी है। हनी बीज ऐसे कीड़े हैं या ऐसे ये क्रिएचर्स हैं जो कॉलोनीज बनाते हैं, जो कॉलोनीज में रहते हैं। इनकी कॉलोनीज में एक किस्म की मक्खी होती है जिसको वर्कर्स बोलते हैं। वर्कर्स क्या होते हैं? दे आर स्टेराइल फीमेल्स। ये स्टेराइल फीमेल्स होते हैं, यानी ये बच्चे पैदा नहीं करते हैं। एक और किस्म की मक्खी इसमें होती है, शहद की मक्खी, जिसको ड्रोन बोलते हैं, जो फर्टाइल मेल्स होते हैं, और क्वीन होती है जो फर्टाइल फीमेल होती है। सारा काम जो इस बी हाइव का होता है वो होता है वर्कर बी का। वो क्या करती है? वो बी हाइव बनाती है, लार्वा जो इसमें होता है इसका केयर करती है, यंग वन्स जो होते हैं इनको फीड करती है, पोलन और नेक्टर को गैदर करती है। इसी तरह नेक्टर जो है या पोलन जो है इसको कन्वर्ट करती है इसमें शहद में, हनी में। तो बाद में इसको स्टोर किया जाता है छोटे छोटे चैम्बर्स में, जिन्हें हम हनी कॉम्ब बोलते हैं। क्वीन का काम सिर्फ अंडा देना होता है, जबकि ड्रोन का काम होता है इस क्वीन को फर्टिलाइज करना। डियर स्टूडेंट्स, जो हनी होता है इसमें 17% वाटर होता है और 78% होते हैं शुगर्स। इसमें एंजाइम्स होते हैं और मिनरल्स होते हैं। ये सभी हमारे सेहत के लिए बहुत ही कारगर होते हैं, हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में बहुत ही मदद देते हैं। इसके अलावा इसका बहुत ही न्यूट्रिशनल वैल्यू है, मेडिसिनल वैल्यू भी इसका बहुत ही है। आजकल मार्केट में हम देखते हैं कि हनी के नाम पर बहुत सारे लिक्विड्स बिकते हैं, लेकिन प्योर हनी को बहुत से मेथड से जांचा और परखा जाता है। जैसे हम इसको देखते हैं कि इसमें पोलन ग्रेन्स अगर पाए जाते हो तो हम कहते हैं कि ये प्योर हनी है। इसके अलावा जब हम इसको किसी पानी के गिलास में डालते हैं, अगर ये नीचे तक गिलास की जो बेस होती है वहां तक ये एक धार बनाए तो हम कहते हैं कि ये एक प्योर हनी है। अदरवाइज हनी इज नॉट प्योर। अगर ये चीज इसमें न पाई जाती है तो हनी प्योर नहीं होता है। तो इस तरह हमने इस फूड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के टॉपिक को आज कंप्लीट कर लिया। तो आप मेरे वीडियो देखते हो, मेरी वीडियो को पसंद करना, मेरे वीडियो को लाइक करना और मेरी चैनल शबीर लोन को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।